Hello dear students, in the previous classes we have started the metals and non-metals. We have discussed about the physical and chemical properties of metals and non-metals. Alright, now today we will discuss about the how is metal is react with the non-metals. तो metals के बारे में हम लोगों ने जाना था कि metals अगर in the periodic table में हमने देखा था, तो periodic table के अंतर्गत we have idea that there are four blocks जो हमारे 4 ब्लॉक के अंदर कंसीडर किए गए थे. Here is S block element, here is D block element and here is P block element. Alright, this is the S block elements. इसके अंतर्गत P block के elements थे and this is one the D block element and here is F block element. Alright, तो metals को हमने क्या किया था, जितने भी periodic elements उसको classified किया था. This one is metals. इधर के जो S block के होंगे that is comes with metals. यहाँ के जो forms में जो metals होंगे that is called the non-metals. यहाँ के जो एलिमेंट्स है दैट इज कंसिडर एज ए नॉन मेटल्स. इसको हम नॉन मेटल्स की फॉर्म में लेके चलते हैं. ऑलराइट, तो हमें लेके क्या करना है हमको. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल. तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंसिडर करते हैं एक मेटल ले लेते हैं विच इज मेटल इज सोडियम. सोडियम ने मेटल ले लिया. अब इसका हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं विच इज 11. ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इनिशियली स्टार्ट किया था 9th क्लास में. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ऑलराइट, तो सोडियम हो गया. दूसरा हम बात करते हैं क्लोरीन का. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट सेल में 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑलराइट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑलराइट, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कस किया था. ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल सेज दैट इफ द आउटर मोस्ट सेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, कि हमारा कोई भी एटम तब स्टेबलाइज होगा जब आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ऑलराइट, अब कंडीशन ये है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. ऑलराइट, 7 इलेक्ट्रॉन है. और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. अगर यहाँ पे इसको 1 को रिमूव करेगा, है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को मूव करता है तो इसके फिर आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगा. अब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ऐसे इसके केस में देखते हैं कि इसके केस में क्या है, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तब जाके इस पोजिशन पे पहुंचेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, यहाँ पे 7 मूव करने पड़ेंगे. अगर इसके पास ऑलरेडी 7 है, इसको हम एक एटम दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो देन इट विल गेट द 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इट विल गेट द ऑक्टेट, इट विल फॉलो द ऑक्टेट रूल. फिर क्या करेगा, ये हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो अप करेगा. ठीक है, तो इसको जरूरत कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. और इसको अगर डोनेशन कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेटल जो है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा. तो सबसे पहले कोई भी एटम जो है वो रिएक्ट क्यों करेगा, तो अचीव द स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए कोशिश करता है. तो जो अचीव होगा वो बाय द ऑक्टेट रूल होगा कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तब जाके वो हमारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है. हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो सोडियम की करा रहे हैं. सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन. अब रिएक्शन कैसे होगा कि इसका आउटर मोस्ट सेल को हम कैलकुलेट करें, तो आउटर मोस्ट सेल पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें विद द डॉट एंड क्रॉस के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. ऑलराइट, और सोडियम के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन है ना. तो आउटर मोस्ट सेल का अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना डोनेट कर देगा यहाँ पे, है ना. तो डोनेट करने पे इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. इसके पास जो बचेगा दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा. तो ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन टू पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन. अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसने क्या किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, डेवलप कर लिया. तो हियर इज द पॉजिटिव चार्ज आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या करेगा, Na+ के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा. Cl जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव. यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करके Cl नेगेटिव की फॉर्म में, क्लोरीन जो है नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाता है.
एक इलेक्ट्रॉन का हमने डोनेशन और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दिस केस क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 7 कंसीडर किए गए हैं। तो 7 कंसीडर किए गए हैं, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर का सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मेटल है, दिस इज द मेटल एंड दिस इज द नॉन मेटल। जो मेटल सोडियम है यहाँ पे है और जो क्लोरीन है हेयर इज। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है दैट मेक द, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो Na जो है Cl के साथ कंबाइंड होकर किसका बनाएगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो NaCl का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ। Cl नेगेटिव कैसा है कि जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो देन विल इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो NaCl जब हमारा मेटल किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होगा प्लस ये आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड जो है वो हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा विद द आयनिक बॉन्ड, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है वो हमारे दूसरे एटम के पास। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड पाया जाता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब वी टेक द एग्जांपल सेकंड, उसके अंदर हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। मैग्नीशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। ऑलराइट, अब 12 इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल गेट द ऑक्टेट। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इट विल बी गेट स्टेबलाइज। तो इसको हम 2 निकाल देते हैं, इट विल बी फॉर्म दी Mg2+। तो ये Mg2+ का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम Cl के साथ रिएक्ट करें तो Cl के पास एक्सेप्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑलराइट, तो मैग्नीशियम जब है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा कि Mg2+ निकालेगा तो Cl के एक Cl मान लो जैसे 2+ है तो Cl क्या है यहाँ पे 4 6 और एक 7। एक Cl जो है हम यहाँ पे लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक रिमूवल यहाँ करेगा और दूसरा रिमूवल हमारा यहाँ करेगा। तो इट विल फॉर्म दी, क्या फॉर्म करेगा ये Mg2+ और Cl2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव के 2 है ना, 2Cl नेगेटिव। तो फॉर्मेशन क्या होगा, MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जो Cl है तो एक Cl का एक यहाँ पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो होगा वो यहाँ पे पहुंचेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड, जो है हमारा आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड से जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का दैट इज कंपाउंड कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में होगा, जब हमारा मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पे वो हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तथा आयनिक कंपाउंड को बनाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत कंसीडर किए गए मेटल्स को, पी ब्लॉक के अंदर कंसीडर किए गए नॉन मेटल्स को, डी ब्लॉक के अंतर्गत कंसीडर किए गए मेटलर्ट्स को। मेटलर्ट्स क्या होते हैं, जनरली जो हमारी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को दोनों को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटलर्ट्स, वो हमारे कंसीडर किए जाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमने पता कर लिया आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लाइक NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया। दिस इज द आयनिक कंपाउंड, ये हमारे आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंतर्गत बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय द ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। ऑलराइट, तो ये हमारे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड दैट इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करेंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट का और हायर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, हायरिंग बॉइलिंग पॉइंट और
दिस इज बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा किसी के बीच में, जैसे NaCl हो गया, NaCl के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी को अगर हम टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। वो टेम्परेचर ही हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या हो जाती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी बात इसकी बात करते हैं, ये जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रिटल फॉर्म में टूटता है, ब्रिटल फॉर्म्स टूटते हैं, ठीक है, ये ब्रिटल फॉर्म में टूटता है। इसको हम क्रैक करेंगे विद द हैमर, विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो इट्स ब्रेक इनटू ब्रिटल्स फॉर्म। चौथी बात पॉइंट है सॉल्युबिलिटी को लेकर चलते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो ये आयनिक फॉर्म है हमारी, दिस इज द आयनिक फॉर्म। तो वेन एवर वी यूज द वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जब वाटर के साथ इसको डिजोल्व किया जाता है तो ये हमारा क्या होता है, आयंस की फॉर्म में, डिफरेंट आयंस की फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ एडिशन करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, तो ये हमारा Na+ और Cl- के अंतर्गत टूट जाता है। Na जो है वो OH के साथ कंबाइंड हो जाता है और Cl जो है HCl के साथ कंबाइंड हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या है आयनिक कंपाउंड के, दे कैन इजिली सॉल्युबल इन द आयनिक कंपाउंड्स। तो हमारे जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं आयनिक सॉल्वेंट के अंतर्गत बहुत इजी सॉल्युबल हो जाते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हो जाता है, ब्रेक करने पे ब्रिटल्स फॉर्म में टूटते हैं। और आयनिक कंपाउंड जो है हमारा किसी भी सॉल्वेंट के साथ, जो आयनिक सॉल्वेंट है उसके साथ आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद जो हमारा ओर्स के बारे में है, जो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस जो है मेटलर्जी, तो प्रोसेस वो है हमारा सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है और वो हमारा सिलेबस में नहीं है। तो ये यहाँ तक जो कंपाउंड्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और हाउ मेटल्स एंड मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, यहाँ तक हमारा जो दिया है वो सिलेबस में दिया है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द कार्बन कंपाउंड्स। और इसकी जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है, उसके कंप्लीट नोट्स बनाएं और उसको अपलोड करें। थैंक यू फॉर द क्लास।